हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा? ओके, तो बेटा इन लास्ट वीडियो ऑफ क्लास 12th BST in planning we have discussed about the process or we can say steps involved in process of planning. ठीक है बेटा, उससे पहले हमने उसके बारे में पढ़ा कि प्लानिंग है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसके इम्पोर्टेंसेस के बारे में पढ़ा, उसके जो लिमिटेशंस है उसके बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स को हमने डिस्कस किया, है ना। तो अब हमारा जो इस टॉपिक को लेकर के जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है दैट इज़ टाइप्स ऑफ प्लान्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और यहाँ से केस स्टडीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पक्का आ जाता है बेटा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा कि ये टाइप्स ऑफ प्लान है जो बहुत कन्फ्यूजिंग है अपने आप में, इनको समझना है कि ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्लान जब हम बात करते हैं तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान, जिसको हम एड हॉक प्लान भी बोल देते हैं, और हम बोल देते हैं अगला पॉइंट जो है स्टैंडिंग प्लान, जिसको हम बोलते हैं रिपीटेड यूज़ प्लान। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, जो दो वर्ड्स हैं इन दोनों वर्ड्स को आपने याद रखना है कि सिंगल यूज़ प्लान और एड हॉक प्लान का मतलब एक है, और स्टैंडिंग प्लान जो है और रिपीटेड यूज़ प्लान है वो उनका मीनिंग एक है। तो देखो सिंगल यूज़ प्लान क्या बोल रहा है, अ सिंगल यूज़ प्लान रेफर टू अ प्लान डेवलप्ड फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट और इवेंट स्पेसिफिकली डिजाइन टू अचीव पर्टिकुलर गोल। सिंगल यूज्ड प्लान्स आर बजट्स एंड प्रोग्राम। देखो, जो सिंगल यूज़ प्लान है बेटा वो प्लान्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए बनाया गया है, जो स्पेसिफिक इन नेचर है, जिसका जो यूज है सिर्फ एक जो हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव जो हमने अचीव करना था तब तक के लिए है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमें दोबारा से उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, दोबारा प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। उस प्लान को हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, वो क्या हमारा सिंगल यूज़ प्लान। और इसके एग्जांपल क्या है, बजट एंड प्रोग्राम। ठीक है ना, अब देखो हर साल गवर्नमेंट बजट पेश करती है, तो हर साल का अलग से पेश करती है ना, तो वो सिंगल यूज़ प्लान है। एक बार बजट जो पेश कर दिया वो हर साल सेम नहीं चलेगा, वो चेंज होता रहेगा, है ना। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्राम की, है ना, तो प्रोग्राम जो होगा, तो प्रोग्राम का मतलब अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें, अभी बिजनेस से हट के देखें, तो हम बात करते हैं शादी की, ब्याह की, है ना। अब शादी ब्याह जो होगा बेटा, उसमें क्या होगा, वो शादी ब्याह तो एक बार होगा ना, तो उसमें जो भी प्लानिंग होगी वो एक बार ही होगी। अब किसी और का ब्याह होगा तो हमें उसकी प्लानिंग अलग से करनी पड़ेगी, फिर कोई और ब्याह या शादी हो रही है तो उसके लिए अलग से प्लानिंग करनी पड़ रही है। तो ये प्रोग्राम्स हैं जो अलग से हो रहा, जो सिंगल यूज़ है इन नेचर है। अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग प्लान की। स्टैंडिंग प्लान्स और वी कैन से रिपीटेड यूज प्लान्स। तो बोल रहा है स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन दैट अकर रेपिटेडली। ठीक है, दीज आर पॉलिसीज, रूल्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स। ठीक है, ये स्टैंडिंग प्लान्स हैं जो आप बार बार यूज़ करते हैं। ये स्पेसिफिक नेचर के नहीं होते हैं बेटा कि बस एक बार यूज़ किया इनको छोड़ दिया, नहीं। अब जैसे आपके बिजनेस के आपका बिजनेस है, जैसे कि उसके पैकेजिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो पैकेजिंग का प्रोसेस हर रोज़ थोड़ा चेंज करते हैं, वो तो रेगुलर बेसिस वही सिस्टम चलेगा, वही प्रोसीजर चलेगा। आप किसी पर्टिकुलर मेडिसिन की क्रिएशन कर रहे हैं, कोई मेडिसिन को बनाने में एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो मेथड आपका बार बार वही तो रिपीट होगा ना बेटा, है ना। अब आपका जो रूल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर रोज़ चेंज थोड़ा ही हो रहा है कि आज आप 7 बजे आ रहे हैं, कल आपको 8 बजे आना है, परसों 9 बजे आना है, फिर दोबारा 7 बजे आना है, मतलब वो चेंज थोड़ी हो रहा है, रूल तो रूल है ना। ठीक है, नो स्मोकिंग, एक दिन के लिए नो स्मोकिंग कर दे, अगले दिन स्मोकिंग कर सकते हैं क्या, ये नहीं ना, वो तो स्टैंडिंग है, मतलब कि आपका प्लान रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा। तो ये आपको समझना है बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो अब डिटेल में समझते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लान बहुत सारे हैं जो हमारे पास, वो क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, मेथड्स, रूल्स, प्रोसीजर, बजट, प्रोग्राम, ये सारे बेटा टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं जो कि किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज हम इसके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे बेटा। हम स्टार्ट करते हैं जरा इनको, टाइप्स ऑफ प्लान को स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव से। तो ऑब्जेक्टिव तो बेटा हम पहले भी देखो कितनी बार पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव है क्या। हमें पता है ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एंड रिजल्ट है जिस पर ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना चाहता है। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है जो सेट कर लिया जाता है और उसको फिर वो अचीव करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफाइंड एज अ एंड्स विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव। ठीक है, एक एंड्स हैं जो कि मैनेजमेंट क्या चाहता है, अचीव करना चाहता है विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव को सेट जो किया गया है उसको अचीव करना है, एक टाइम पीरियड होगा उसका, टाइम बाउंडेशन होगा उसका। लाइक एग्जांपल दिया जैसे इंक्रीज सेल्स बाय 10% इन नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब हमें सेल को इंक्रीज करना 10% नेक्स्ट क्वार्टर तक। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसको हमें अचीव करना है। ठीक है ना बेटा, सॉरी, फिर बोल रहा है ऑब्जेक्टिव शुड बी टाइम बाउंड, टाइम बाउंड होना चाहिए, एंड एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म।
जैसे कि मैं ये बोल दूंगा कि हमें सेल्स इंक्रीज़ करनी है, बेटा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। सेल्स कितना परसेंट इंक्रीज़ करनी है, अब यहाँ स्पेसिफिक है 10% इंक्रीज़ करनी, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया ना प्रॉपर। तो स्पेसिफिक टर्म्स में होना चाहिए, क्वांटिटेटिव टर्म्स में होना चाहिए। हमें सेल्स इंक्रीज़ करनी है, बहुत ज़्यादा सेल्स इंक्रीज़ करनी है, हमें इस महीने हमें बहुत ज़्यादा सेल्स इंक्रीज़ करनी है। तो बेटा बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा कोई मतलब थोड़ी है। बहुत ज़्यादा तो एक एक जो यूनिट है, पहले हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा 100 भी हो सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा 1000 भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा लाख भी हो सकती हैं। पर हमें उसको क्वांटिटेटिव टर्म में शो करना है कि हमें जो सेल्स हैं, जो पहले हम 10 पर डे कर रहे थे, उसको 20 पर डे करना है। तो वहाँ पर एक क्वांटिटेटिव टर्म्स आनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। क्लियर है बेटा? हाँ जी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब हम बात करेंगे पॉलिसीज़ की। तो पॉलिसीज़ देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है, क्या क्या पॉलिसी है जो अडॉप्ट कर रहे हैं मोदी जी, अब कौन सी पॉलिसी लेकर आएंगे, है ना। तो ये सारी पॉलिसीज़ हैं क्या बेटा, समझो जरा इनको। तो ये पॉलिसीज़ क्या है? पॉलिसीज़ आर दोज जर्नल स्टेटमेंट विच गाइड द मैनेजर फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, और सिचुएशन जो भी पर्टिकुलर है जो कि रीअकरिंग नेचर की होती है, जो बार बार होगी। ठीक है, तो पॉलिसीज़ क्या नॉर्मली जर्नल गाइडलाइंस हैं, जर्नल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, जो कि क्या करती हैं, आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। तो बोल रहा है एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन वे ऑफ हैंडलिंग दिस प्रॉब्लम। और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग पॉलिसी होंगी, जैसे हर एक कंट्री की अपनी अलग पॉलिसीज होती हैं, उसी तरीके से हर एक बिजनेस यूनिट की भी अपनी एक अलग पॉलिसी हो सकती है बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है कि बोल रहा परचेज पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी है। ठीक है, तो ये पॉलिसीज मतलब सबकी डिफरेंट हो सकती हैं। जो बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परचेज पॉलिसी एक ह्यूज हो सकती है, हाई लेवल पर हो सकती है, लेकिन जो लोअर लेवल पर काम कर रहा है तो उसकी परचेज पॉलिसी हो सकता है डाउन जाए। ठीक है ना बेटा। तो बोल रहा है पॉलिसीज डिफाइंड द ब्रॉड पैरामीटर्स। ठीक है, क्या डिफाइन करता है? ब्रॉड पैरामीटर डिफाइन करता है विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। ठीक है, मतलब एक पैरामीटर है, एक जर्नल स्टेटमेंट है जिसके अंडर रह करके एक मैनेजर काम करता है। और बोल रहा है द मैनेजर मे यूज हिज डिस्क्रिशंस टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई अ पॉलिसी। तो मैनेजर अपने जो है डिस्क्रिशंस को यूज़ कर सकता है यहाँ पर उन पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करने में, उन पॉलिसीज़ को अप्लाई करने में। क्लियर है बेटा? हाँ जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटजी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेटजी। हम बोलते हैं ना पुट द प्लान इनटू एक्शन, द एक्शन प्लान। देखो एक तो बेटा प्लान है ना, हमने एक पेपर वर्क किया कि आज हमने ये प्लान किया है कि हम इसको इस तरीके से पर्टिकुलर चीज़ को करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। वो हमने प्लान तो कर लिया, पर वो प्लान एक्शन प्लान कब बनेगा, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्ट्रेटजी हमेशा एक्शन प्लान को शो करता है। किसको शो करता है? एक्शन प्लान को। स्ट्रेटजीज आर द एक्शन प्लान फॉर अचीविंग पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ बोल रहा है स्ट्रेटजी इज अ कॉम्प्रीहेंसिव प्लान फॉर अचीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव या गोल्स। बोला द कॉम्प्रीहेंसिव प्लान इंक्लूड्स। अब जो कॉम्प्रीहेंसिव प्लान बोला उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी बेटा? वहाँ 3 डायमेंशंस मेनली इंक्लूड होंगी। फर्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले स्ट्रेटजी का हम देखेंगे कि हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर अचीविंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अब बेटा देखो, जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर रहे हैं उसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उसको हम अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन लेके आ रहे हैं। तो उस कोर्स ऑफ एक्शन को फुलफिल करने के लिए वी शुड हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज इन दिस वे सो दैट वी कैन ईजिली अचीव अवर ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो स्ट्रेटजी क्या करता है? मेनली स्वॉट एनालिसिस करता है बेटा। स्ट्रेटजी क्या करता है बेटा? ध्यान देना यहाँ पर, स्ट्रेटजी करता है बेटा यहाँ पर देखिए स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, अब ये स्वॉट एनालिसिस क्या है बेटा, समझिए जरा इसको। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट्स। तो जो स्ट्रेटजी है बेटा इन चारों पॉइंट पर फोकस करेगा कि जो हमारा एनवायरमेंटल जो वीकनेस है, हमारे एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उसको कैसे ग्रैप्स करें, हमारे थ्रेट्स क्या क्या हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वीकनेस क्या है जिनको हमें रिड्यूस करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है जिनको हमें और इन्हांस करना है। तो इन सब पर फोकस करता है कौन? स्ट्रेटजी। यस। तो बोल रहा है whenever a strategy is formulated the business environment need to be taken into consideration. This is the very important point. जैसे ही आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। और बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करने का मतलब यहाँ पर क्या है? स्वॉट एनालिसिस है बेटा। क्लियर है? हाँ जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीजर।
देखो प्रोसीजर तो आपने सुना ही होगा बेटा नॉर्मली कि सर इस चीज़ को करने का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से करना है। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बेटा, 3 वर्ड्स आएंगे, प्रोसीजर एंड अपना प्रोग्राम एंड मेथड्स। बच्चों को अगर हम पूछें डायरेक्टली कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड मेथड्स एंड प्रोग्राम, तो मुश्किल से वो डिफाइन कर पाते हैं कई बार, क्योंकि उनको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पता इसका। तो बेटा आपको समझना है इनका सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या। तो पहले समझो प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू बी फॉलो टू कैरी आउट एनी वर्क परफॉर्मेंस। किसी भी वर्क परफॉर्मेंस को करने के लिए एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स चलता है, किसी भी काम को करने एक सीक्वेंसिंग चलेगा, उसको हम प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो प्रोसीजर डिफाइन करता है एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी इज टू बी अकम्प्लिश्ड। मतलब एक एग्जैक्ट मैनर होगा, एग्जैक्ट क्या। अब देखो यहाँ तरीका नहीं बोलेंगे, ठीक है, एक वे नहीं बोलेंगे, तरीका मतलब एक मेथड हो गया। यहाँ एक मैनर है, एक सिस्टम है, एक सीक्वेंस है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर मे बी अ प्रोसीजर फॉर परचेजिंग सप्लाईज बिफोर प्रोडक्शन, लाइक फिलिंग रिक्वेशन, इनवाइट टेंडर्स, गिविंग ऑर्डर। अब मान लो हमें कुछ प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना, परचेज करना पड़ेगा रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल परचेज करना है तो उसका एक प्रोसीजर बेटा हमें फॉलो करना पड़ेगा, है ना। हमें रिक्वेशन डालना पड़ेगा, हमें टेंडर्स इनवाइट करने पड़ेंगे, हमें ऑर्डर्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा रॉ मटेरियल हमारे पास आएगा जिसको हम प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोसीजर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आ गया। अब आप अपने बच्चों को मान लो जो है आपका जब एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हुआ या नवोदय विद्यालय में हुआ या किसी और स्कूल्स के अंदर होता है बेटा, तो आपको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू निकलना पड़ता है ना। आज जैसे नवोदय विद्यालय की बात करते हैं तो आपका प्रोसीजर क्या रहेगा कि आपको क्लास 5 जो हो गया, आपकी नॉर्मल स्कूल जो भी जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से होगा, उसके आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा 5th क्लास में, फिर 6th क्लास में आपकी एंट्री होगी, पर्टिकुलर फॉर्म्स भरे जाएंगे आपके, वहाँ पर जो भी कंसेंट्स होंगे पेरेंट्स की वो ली जाएंगी। तो एक प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है बेटा, है ना। तो वो प्रोसीजर है, समझ रहे ना। हाँ जी, यस। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल। व्हाट इज रूल? तो रूल हमने बहुत बार सुना है, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की। जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की तो हमारे माइंड में डायरेक्टली रूल्स आते हैं, है ना। तो रूल्स क्या है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान देना बेटा। रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। रूल्स एंड पॉलिसीज दोनों डिफरेंट है बेटा। पॉलिसीज क्या थे, वो जर्नल स्टेटमेंट्स थी, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना। दैट स्पेसिफाई व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट टू बी डन। जो स्पेसिफाई करते हैं आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दे डू नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी इन और डिस्क्रिएशंस। ये कोई फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिएशंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। आपको जो चीज़ है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं होती है। फॉर एग्जांपल बिजनेस प्रेमिसेस में लिखा हुआ है कि डू नॉट स्मोक, ठीक है, या डू नॉट स्मोक इन ए फैक्ट्री, तो आप वहाँ स्मोक नहीं कर सकते, वहाँ पर लिखा हुआ, वहाँ का रूल है, ठीक है ना। तो अगर आप मतलब कि जैसे कोई कस्टमर के लिए रूल लगा दिया कि अगर आप 15 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर इतना % इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका रूल है ना। तो बोल रहे हैं दे आर सिंपलेस्ट वे ऑफ प्लान, ठीक है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान है मेनली। तो बोल रहा है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पेनल्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ रूल। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा रूल के केस में कि अगर आप रूल्स को तोड़ते हैं, ब्रीच ऑफ रूल का मतलब क्या होगा, रूल को तोड़ना। अगर आप रूल को तोड़ते हैं तो उसके अगेंस्ट आपकी पेनल्टी भी लग सकती है, आपको जुर्माना भी भर सकते हैं। कि जैसे आपने देखो जनरली देखा होगा आपके जो पार्किंग एरिया हो गया, पार्क वगैरह होंगे, वहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ कूड़ा ना डालें, जुर्माना 500 रुपया। तो वो रूल है बेटा कि अगर यहाँ कूड़ा डालते हैं तो अगर पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर 500 रुपये जुर्माना होगा, है ना। हालांकि ये रूल्स फॉलो कितने होते हैं आप लोगों को पता है, पर हमें इनको फॉलो करना चाहिए बेटा। वी शुड फॉलो दिस रूल्स, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स हैं और वी हैव टू फॉलो दिस रूल। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, दे आर रिजिड इन नेचर, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड। अब मेथड क्या है बेटा, हमने प्रोसीजर की बात की, अब मेथड की बात करते हैं। तो मेथड इज अ वे, मेथड का एक प्रेस्क्राइब्ड वे है, ठीक है, इन विच टेल्स अस हाउ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ अ प्रोसीजर आर कंप्लीटेड। मतलब एक प्रोसीजर की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे कंप्लीट करना है, वो एक मेथड कहलाता है, ठीक है। मतलब प्रोसीजर के अंदर जो काम हो रहे हैं उनको किस तरीके से करना है, दैट इज कॉल्ड मेथड, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम, मनी, एफर्ट्स एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर आप प्रॉपर मेथड यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को करने का, तो वो अगर अच्छा मेथड आपने यूज़ किया, प्रॉपर मेथड यूज़ किया, तो आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी मनी भी सेव होगी, आपके एफर्ट सेव होंगे, आपकी एफिशिएंसी विल इंक्रीज, है ना। एग्जाम्पल देखो बोल रहा है फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज वेरियस मेथड आर अवेलेबल, वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। अब देखो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉइज़ को, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं।
ऑन द जॉब मेथड है, ऑफ द जॉब मेथड है। तो हम देखेंगे कि भी किस टाइप का एम्प्लॉय है और उसको किस टाइप की ट्रेनिंग देनी है। अगर टेक्निकल वर्क है और आप टेक्निकल वर्क के मतलब मशीनरी को कैसे फ्लैक्चुएट करना है, कैसे वर्किंग करनी है उसकी, उसको अगर मशीनरी के पास लेके नहीं जा रहे, आप रूम में बिठा के सिखा रहे हैं, तो वो मेथड शायद उनके लिए अप्रोप्रिएट ना हो। उनको मशीनरी के पास लेके जाए और मशीनरी ऑपरेट करके दिखाया जाए उनको, तो क्या होगा, तो उनको लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो वो मेथड्स है बेटा, समझ रहे हो। तो मेथड क्या है, एक प्रेस्क्राइब्ड वे है, एक तरीका है कि आप किसी भी काम को किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल घर की बात कर लेते हैं, तो घर में हम बात करते हैं चाय बनाने की, है ना। अब चाय बनाने का एक प्रोसीजर है कि ना, कि पहले इसमें ये पर्टिकुलर चीज़ डालनी है, फिर ये चीज़ डालनी है, फिर ये चीज़, एक प्रोसीजर फॉलो किया। अब मेथड अलग अलग हो सकते हैं उसके, है ना। कोई उसको किसी और मेथड से बना रहा है, कोई मतलब उसको जो मेथड है कुछ और यूज़ कर रहा है, कोई मेथड कुछ और यूज़ कर रहा है, तो उसके डिफरेंट मेथड्स होंगे। ठीक है, कोई मसाला चाय बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई सिंपल दूध की चाय बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई और टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो भी अपना मेथड कहलाएगा बेटा, है ना। तो मेथड और प्रोसीजर को आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोसीजर इज अ सीक्वेंस एंड मेथड्स आर द प्रेस्क्राइब्ड वे ऑफ डूइंग द वर्क विच आर प्लेस्ड इन द पर्टिकुलर प्रोसीजर। यस, अब बात करेंगे बजट की। अब बजट से तो हम सारे वाकिफ़ हैं बेटा, बजट हमने बहुत बार सुना भी है। तो बजट क्या है, बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ठीक है, स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ध्यान रखना, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है बजट, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कभी नहीं होगा। ठीक है, इन फ्यूचर विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। एग्जाम्पल देखिए बेटा, अ सेल्स बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इन ईच एरिया फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। तो जो सेल्स बजट है वो क्या फोरकास्ट करता है कि सेल्स हमने डिफरेंट प्रोडक्ट की किस तरीके से और किस एरिया में करनी है पर्टिकुलर इस मंथ में। ठीक है, जैसे हम रेलवे बजट की बात करते हैं, हमें दिखता है कि भाई रेलवे बजट में इस बार इतना हमने जो बजट पेश किया है उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है, हमारा जो फाइनेंशियल बजट होता है उसको हम पेश किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो सारे बजट हैं बेटा जो न्यूमेरिकल टर्म्स हम शो करते हैं कि इतना हमने सब्सिडी प्रोवाइड किया है, इतना एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है, इतना हमने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस किया है, तो वो सारा बजट कहलाता है बेटा। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आपको कन्फ्यूज़ भी नहीं करेगा वर्ड। यस, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम देखो बेटा, अपना में एक बड़ा वर्ड है ना, समझो इस चीज़ को ज़्यादा। प्रोग्राम्स आर द डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोग्राम्स क्या है, डिटेल्स स्टेटमेंट है अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स सारे उसके अंदर रहेंगी। ठीक है, विच कंटेंट्स, अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, मतलब जो भी हम पहले पढ़ के हैं वो सारे इसके पार्ट बनते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शंस, मतलब ये सारे जो पॉइंट पीछे पढ़ के हैं ये सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एग्जांपल बोल रहा है, प्रोग्राम फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, आपको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना तो उसके लिए आप जो प्रोग्राम सेटअप कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम हो गया वो सेटअप कर रहे हैं। अब आपको इसको बिजनेस से हटकर अगर आप अब दोबारा फैमिली पर आएँ, तो हमने एग्जाम्पल लिया, शादी का एग्जाम्पल लिया था बेटा। तो शादी अपना में एक बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, जिसके अंदर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हो रही हैं, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव है कि दूल्हा दुल्हन की शादी होगी। ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव था। फिर वहाँ पे हमने क्या किया, रूल्स भी कुछ रूल्स भी लगा दिए गए कि भाई शराब पी करके आपको शादी में ज़्यादा उत्पाद या तहलका नहीं मचाना है, तो अपना रूल आ गया। ठीक है, आपने वहाँ प्रोसीजर फॉलो किया कि भाई पहले क्या रस्म होगी, फिर क्या रस्म होगी, फिर कौन आएंगे, बाराती आएंगे, उनको खाना कैसे खिलाना, मतलब सारे प्रोसीजर फॉलो किया आपने। मेथड्स आपने देखा कि आपकी जो वेडिंग है वो काफ़ी, कि उसका मेथड क्या रहेगा, क्वालिटी क्या रहेगी उसकी। ठीक है, उसका बजट क्या रहेगा, वो भी सारा मैं समझ नहीं बेटा कि वो प्रोग्राम था। प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई। तो इसी तरह बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट को बनाना, उसके लिए क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, उसका बजट क्या रहेगा, उसके लिए रूल्स क्या आप इंप्लीमेंट करेंगे, क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे, वो सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर हम क्रिएट कर देते हैं। तो प्रोग्राम क्या है, फुल फ्लेज सिनेरियो है ऑफ ऑल द पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स, रूल्स, बजट। ठीक है, इन सब का। यस, अब इनको जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े सारे, इनको एक छोटे से एग्जांपल में दोबारा समझते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे क्या हो गया, जैसे इंक्रीज सेल्स बाय 15%, तो 15% सेल इंक्रीज करनी तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। पॉलिसी क्या होगा, जैसे क्रेडिट सेल्स इज अलाउड, तो क्रेडिट सेल अलाउड करनी तो जनरल गाइडलाइंस होगी, हम क्रेडिट सेल दे सकते हैं, तो हमारी पॉलिसी है। ठीक है, रोल क्या हो सकता है, 10% इंटरेस्ट विल बी चार्ज आफ्टर द लैप्स ऑफ 15 डेज, 15 दिन का लैप्स हो गया तो हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये रूल बन गया। प्रोसीजर क्या होगा, जैसे कि जो डेटर्स थे उन्होंने प्रॉपर पेमेंट नहीं दी, तो हम उसे डेट कलेक्शन कैसे करेंगे, पहले हम लेटर भेजते हैं, उसका जवाब नहीं आएगा तो हम फ़ोन करते हैं, फिर जवाब नहीं आता हम फिर पर्सनल विजिट करते हैं, पर्सनल विजिट किया तब भी हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम डेट कलेक्शन एजेंसी से बात करेंगे,
फिर वहाँ से भी कुछ बात नहीं बनी तो हम क्या करते हैं, लीगल एक्शन लेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया। मेथड क्या हो गया, हाउ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ अ प्रोसीजर विल बी कंप्लीटेड। मेथड क्या है कि जो डिफरेंट एक्टिविटी है जो ऑफ अ प्रोसीजर, उसको किस तरीके से, किस वे में हमने कंप्लीट करना है, दैट इज कॉल्ड मेथड। क्लियर है बेटा। फिर हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है, अ प्लान विच टेक्स into account the organizational strength and weakness and environmental opportunities and threats and provide an optimum match between the organization and environment। ठीक है, तो यहाँ पर SWOT एनालिसिस की हमने बात की। तो ये सारा बेटा जो पॉइंट है इसको हमने एक सिंपल एग्जांपल में लेके आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टाइप्स। ठीक है बेटा, तो ये आपके जो टाइप्स थे, टाइप ऑफ प्लानिंग, ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ आपका जो प्लानिंग चैप्टर है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, बहुत मज़ेदार चैप्टर भी रहा है ये। तो आपको इसको ढंग से पढ़ लेना है और इसके नोट्स क्रिएट कर लेने हैं। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट टॉपिक पे बनेगी, और वो होगी हमारी ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगी तब तक के लिए थैंक यू।